देखिए, वैसे तो हरियाणा और पंजाब में पंचायतों की ज़रूरत नहीं है। पंचायतों की दूसरे स्टेटों में ज़्यादा ज़रूरत है और कर भी दूसरे स्टेटों में ज़्यादा रहे हैं, लेकिन यहाँ पहले से रखी हुई हैं। लेकिन जो जुनून यहाँ पे नज़र आ रहा है लोगों के अंदर, 2 दिन के मैसेज पे ही बहुत अच्छे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो एक हम ऐतिहासिक जागृति देख रहे हैं, जब लोग बिना खर्चे के वॉलंटियर के तौर पे आते हैं। मतलब एक तो राजनीतिक पार्टी होती है जो गाड़ियां भेजती हैं, जो किसी तरह से इकट्ठे करके लाते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ हमारे प्रोग्राम होते हैं वहाँ सारे खुद ब खुद आते हैं। तो ये एक बड़ी जागृति लोगों के अंदर हम देख रहे हैं कि छोटे से मैसेज के ऊपर भी हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सीएम लाल खट्टर का बयान है कि जो पंचायत चुनाव होंगे, जो किसान आंदोलन चल रहा है वो शांत हो जाएगा, उसके बाद चुनाव किए जाएंगे। देखिए, वो शायद इस बात से डर रहे हैं कि हम घोषणा कर रहे हैं कि जो इस आंदोलन में साथ ना दे उसको वोट नहीं डालने। वो शायद ये सोच रहे हैं कि टाइम निकाल दिया जाए और टाइम निकाल के फिर चुनाव करवाए जाएं और फिर शायद उनके जीत जाएंगे। लेकिन इस किसान आंदोलन ने इतना रगड़ा बीजेपी को लगा दिया है कि ये पंचायत से लेके और एमपी तक के जो भी चुनाव लड़ेगी उसमें लोगों की नफरत झेलनी पड़ेगी, उसमें इनका सपना साफ होता चला जाएगा। सर, सवाल ये है, जिस प्रकार से आप हरियाणा में जो पंचायतें कर रहे हैं और कह रहे पश्चिम बंगाल में वहाँ पे जाएंगे, जो किसान नेता जाएंगे, उसके साथ साथ में जो आपने कहा, आप ही खुद ने आपने ये कहा था कि हरियाणा में पंचायतें नहीं, उसके बावजूद भी हरियाणा में आप पंचायतें करें जबकि बाहर जरूरत थी। देखिए, बाहर की पहले से तय है, जो पहले से रखी हुई वो तो कैंसिल करते अच्छे नहीं लगते ना। बाकी तो आप देख रहे हैं कम कर दी हैं और शायद आज आखिरी है 5 तारीख को, उसके बाद कोई पंचायत है नहीं। बड़ा सवाल ये भी निकल के आ रहा है, राकेश टिकैत साहब कहते हैं कि खड़ी फसल में आग लगा देंगे। उसके बाद किसान नेता जो हैं, जो मंच बनाया गया 40 नेता को, वो बार बार अपील करते हैं कि किसान भाई जो है खड़ी जो फसल नष्ट कर रहे हैं वो फसल न, लेकिन फिर भी किसान मानने को तैयार नहीं है। क्या मानते हैं, वो किसान है या किसी के बरगलाए हुए हैं? क्या कह सकते हैं? राकेश टिकैत ने कब कहा है कि खड़ी फसल को आग लगानी है, बात देनी है? उन्होंने हाथ खड़े करवाए थे जी, बिल्कुल नहीं कहा। हाथ खड़े करवाए थे उन्होंने। आप एक बात को घुमाइए मत जी। उसने जो कहा था मैं उसी स्टेज के ऊपर था जी। उसने ये कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो बताओ अपनी फसलों को जला दोगे कि नहीं? अगर जरूरत पड़ी तो उसका क्या इसमें था? वो तो अगर जरूरत पड़ी हम अपनी फसल कुर्बान कर देंगे, अगर जरूरत पड़ी जी। उसने कब कहा था अभी बाढ़ शुरू कर दो? अभी तो पकी भी नहीं, तब क्या आग लगाने का टाइम आ गया, लोगों ने बाढ़ शुरू कर दी। उसके बाद वो खुद बोल रहा है, वो खुद बयान दे रहा है नहीं बाणी, हमने बयान दे दिया नहीं बाणी। दूसरी बात, एक आदमी ने भाषण में कह दिया तो वो संयुक्त किसान मोर्चे का बयान नहीं है, निजी बयान तो कोई दे देता है। निजी बयान तो अब लोगों ने दूध बंद कर दिया। तो प्लांटों में दूध अब जो कम आने लगा, किसान रोक लगा, जिससे पेट्रोल के दाम बढ़े, तो किसान अपनी मांग मान रहे कि दूध के विराट ज्यादा। देखिए, ये किसानों में जागृति का प्रतीक है कि जो घोषणा नहीं की गई उस पर भी लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, उनकी जागृति का प्रतीक है। और जो जागृति है वो एक बदलाव का संकेत होती है। इसका मतलब लोग एंटी बीजेपी। जब सवाल ये है सर, जिस प्रकार से मंच तो कह देता है कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि किसान भाई जो है 100 रुपये किलो दूध गए थे, लेकिन थापे कर देती हैं कुछ धरने प्रदर्शन, वहाँ पे बयान आ जाता है। कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो डिवाइड तो नहीं होता नजर आ रहा है। भाई साहब, मैं वही बता रहा हूँ, ये एक आक्रोश है जो लोगों में फैल रहा है। वो समझना चाहिए, अगर इस आक्रोश को इकट्ठा कर लिया जाए तो फिर बीजेपी का क्या होगा? जब लोगों में खुद ब खुद इतना आक्रोश है, खुद लोगों ने दूध बंद कर दिया, खुद लोगों ने कुछ और फैसले ले लिए, अपनी फसल बाढ़ने तक के फैसले ले लिए। अगर इस आक्रोश को कहीं एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो क्या होगा फिर बीजेपी का? तो किसान नेता मोर्चा के जो वो अपनी पंचायतों के अंदर जो है पंचायतें कर रहे हैं, महापंचायतों में बिजी हैं, लेकिन वहाँ जो बॉर्डर के ऊपर जो है वहाँ का मोर्चा जो वहाँ पे संभाले हुए हैं, वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, वो कैसे संभला हुआ है सर? उसको कैसे मैनेज कर? सब ठीक है, बढ़िया है। और पश्चिम बंगाल का कैसे? पश्चिम बंगाल जाएंगे, लोगों ने रोटी बना ली है, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। भाई जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ पे। सर, आपको लगता है कि 3 कानून वापिस होंगे? क्यों नहीं होंगे? जमानत होगी, हम चुप रहे कि ये कौन सा हमारे लिए बना है? हम तो देश प्रेमी हैं, हम तो कभी भी नहीं लड़ेंगे। उसके
पंजाब में तो NIA ने नोट दे दिए और लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं एक बात कहूँगी कि बार लोग जब पूछते हैं कि 3 महीने हो गए आपको बैठे हुए, क्या हम जीत जाएंगे? बिल्कुल आदरणीय साथियों, मुश्किल दिल के इरादे आजमाती, मुश्किल दिल के इरादे आजमाती है, सौपन के पर्दे निगाहों से हटाती, हौसला मत हार है मुसाफिर, हौसला मत हार है मुसाफिर। जो कि युवा जो है वो राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो समाज संभाले। और यहाँ पर मंच पर माननीय जरूरी साहब जी का मान, और इसी के साथ में बहुत मैं देखता हूँ आज हमारी युवा समिति जो है भेंट करती हुई, और इसके साथ हमारे बीच में जो है किसान महासभा पंजाब किसान समिति के प्रधान है आप और हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है वो अवतारों का देश है। यहाँ पर समय समय पर बहुत अवतारों ने जन्म लिया और जिसने हमें एक नया रास्ता दिखाया, एक नई दिशा देने का काम किया। आज इसी कड़ी में हमारे बीच में स्वामी आर्यदेव जी आए हैं। हमारे बीच में आज इस मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा ही पूरे देश के संघर्षशील किसान नेता आदरणीय श्री गुरनाम सिंह चंदोनी जी, हमारे बहुत ही बुद्धिमान, विवेकशील, ऊर्जावान और सोशल मीडिया और चैनलों के ऊपर किसानों के पक्ष को बहुत मजबूती से प्रस्तुत करने वाले हमारे नौजवान साथी भाई अभिमन्यु कुहाड़ जी, यहाँ मंच पर विराजमान अनेक सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए हजारों की संख्या में इस देश के अन्नदाता सभी किसानों, जैसे हमारे साथियों ने आपका आह्वान किया कि आंदोलन ऐसे पड़ाव पर आ गया है कि 1-2 दिन के अंदर इस आंदोलन को चलते, जो दिल्ली के बॉर्डर पर चलते हुए इस आंदोलन को 100 दिन होने जा रहे हैं। और 100 दिन जब होंगे तो पूरे देश के अंदर एक बार इस आंदोलन को नई गति देने के लिए जो बाती जलते जलते कुछ मध्यम पड़ने की संभावना अगर कहीं भी हो, उस दीपक के अंदर थोड़ा सा और तेल डालने के लिए, आंदोलन को और तेज करने के लिए सारे देश का आह्वान किया गया है कि हम 100 दिन पूरे होने के बाद एक बार फिर से हुंकार भरेंगे, एक बार सिर से अंगड़ाई लेकर के फिर से आंदोलन के लिए खड़े होंगे। ये संकल्प आज इस रैली के माध्यम से करना चाहिए। दीन बंधु सर छोटू राम ने एक बात कही थी, और जब ये बात कही तो उन्होंने सारे देश के उन किसानों को जो किसी भी बिरादरी के थे, जो किसी भी मजहब के थे, या उन बिना किसान भाइयों को जो गरीब थे, जिनके ऊपर शोषण का शिकंजा कसा हुआ था, उनके लिए एक बात कही थी कि काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये कानून आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा संकट बन करके उभरेंगे। क्योंकि जब इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के जो भंडार बना रहे हैं, नौलखा के पास 100 एकड़ में बनने वाला अडानी का जो बहुत बड़ा जो वेयर हाउस है, जो बहुत बड़ा भंडारण है, जिसमें सारे हरियाणा का जो खाद्यान्न है वो जमा किया जा सकता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। यदि ये कामयाब हो गए तो सारा हमारा खाद्यान्न उन भंडारों में चला जाएगा, मार्केट में चीजें कम हो जाएंगी, और कम होंगी तो स्वाभाविक है, इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है डिमांड एंड सप्लाई का। यदि किसी चीज की मांग ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो आप जानते हैं महंगी चीज मिलेगी, महंगाई बढ़ेगी, और उस अवस्था से कौन जूझेगा? उस अवस्था से उस आदमी को सबसे बड़ी तकलीफ होगी जिसको भोजन और उसकी सामग्री खरीद करके लानी पड़ती है, जिसको बाजार से अनाज या आटा खरीदना पड़ता है, दालें खरीदनी पड़ती, सब्जियां खरीदनी पड़ती है, तेल खरीदने पड़ते हैं। वो जो गरीब आदमी है उसके लिए भी ये बहुत बड़ा संकट इन कानूनों के अंदर
सरकार ने प्रोजेक्ट कर दिया। सरकार की नीयत में कहीं भी 1% ये दिखाई नहीं देता कि कहीं वो लोगों की भलाई की बात सोचते हैं। आज हर बात में प्राइवेटाइजेशन, हर बात में प्राइवेटाइजेशन, अर्थात जो प्राइवेट लोग हैं, जो स्वतंत्र तरीके से लाखों करोड़ रुपए जिनके पास ब्लैक मनी जमा हुआ है, उनको सारा का सारा कारोबार सौंपते जा रहे हैं। चंद महकमे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उनको ले छोड़कर बाकी सारी चीजों को सरकार प्राइवेट हाथों में, व्यक्तिगत हाथों में देना चाहती है। इसका मतलब ये है एक बार फिर से 16वीं शताब्दी का वो जमाना जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी और पहले वो बिजनेस लेकर आई और उसके बाद पीछे पीछे अंग्रेजों को भी इस देश के अंदर लेकर आई और ये देश गुलाम हुआ। हमारे देश के अंदर वही तस्वीर आज को बढ़ती जा रही है। सारी इकोनॉमी के ऊपर बड़े बड़े सरमाएदारों का कब्जा कराने के लिए सरकार अड़ी हुई है, कानूनों को वापस लेना नहीं चाहती है। ऐसी हालत में हमको और आपको ये फैसला लेना है कि हम किसी भी कीमत पर, चाहे जिंदगी के आखिरी श्वास तक एक भी कण बिंदु खून का इस शरीर में चले तब तक, एक भी श्वास जब तक मेरे शरीर में हो तब तक हम लोग अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए और इन काले कानूनों को हटवाने के लिए लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इतना धैर्य। समय बहुत कम समय हमारे पास और का हम धरना सुनना भी छोड़ सकते। हमको आप पता होएंगे 3 महीने कर चुके को हम जो पंजाब के हमारे वर्कर हैं, हमारे किसान हैं, हमारे लीडर हैं, हमको 5 महीने हो गए अपना घर छोड़े को, घर का मुझे देखा जाके। मेरे बात कहने का है हमारी लड़ाई बहुत हमको बहुत मुश्किल लग रहा है। छोटा भाई हरियाणा जब असं हरियाणा की हद पर आए तो जितने रास्ते थे हमारे वास्ते हरियाणा वाले ने को साफ करके दिल्ली से कर हम दिल्ली के तरह पर बैठ गए। शाह का एक बयान आया, हम आपके पास मीटिंग नहीं करेंगे जब तक 1 हफ्ते 1200 किले का पार गया उठे नहीं जाते, हम मीटिंग नहीं करेंगे। हम जवाब दे दिया सारे लीडरों ने, नाम मीटिंग कर कोई बात नहीं। दूसरे दिन शाह का फिर बयान आया, हम मीटिंग करना चाहते हैं। मेरे किसान भाइयों 11 मीटिंग हो गई है, चुटुनी साहब नाल ने उस मीटिंग के। कई बार ये बात आ जाती है कि हमारे लीडर कंपनी बात नहीं रख सकेंगे। नहीं, हमारे जो बुलारे बनाए थी हम लीडर, जिसने बोलना थीगा पूरी ठोक के बात है। तब पहले सरकार हमको कहने लगी आपकी 2 मक्का हम मान लेते हैं, ब्रिगेडियां जो आपके प्रणाली को खत्म कर दिया। हमने कहा जो जमीन ही ना रही प्रणाली को कहां से लगाएंगे? ये हमारे पास जमीन ना रही तो हम कड़ी मोटर पर सब्सिडी ले देंगे उसको। ये कहते पर हमारे पढ़े लिखे टीचर सारे बैठे थे, उन्होंने 12 नुक्तों को काली छाई लगा दी कि सारे ही मारे हैं। तो सरकार बोलती है हमको 12 का 12 नुक्ते काट देते हैं, जो खोखा है ना खोखा वो हमको रख लेते। असि आखा पहले खोखे को आग लगा लिया फिर बात करेंगे, खोखे को आग लगा लिया। फिर सरकार कहने बन लगी आप ऐसे कर लो, 1.5 साल नहीं इसको सस्पेंड कर देते हैं। फिर कहने लगी 2 साल को सस्पेंड कर देते हैं। अभी बात आ रही है 3 साल नहीं सस्पेंड कर देने। हम उसको कहा भी आप सस्पेंड कर देंगे, कहां से सरकार तुम्हारे लोग भी मारी कोई आ गई, उसने दोबारे लागू कर दिया तो हम दोबारे लड़ेंगे। ऐसे के बिल्कुल 3 नुक्तियों को रद्द करो, बिजली एक्ट रद्द करो,
पराली एक्ट रद्द करो, सारे भारत के किसानों को फसलों का सरकारी रेट दो, फिर घर में जाएंगे नहीं आहाजी रहेंगे, तो कितना भी टाइम लगे आहाजी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरदार गुरनाम सिंह चौधरी जी, सरदार रघु सिंह मानसा जी, आज की पंचायत के अध्यक्ष जी, और समय कम है इसलिए पूरे मंच को ही मैं एक साथ संबोधित कर देता हूं। जिनका नाम नहीं ले पाया उनसे क्षमा मांगते हुए जो हमारे किसान भाई सामने बैठे हैं, नौजवान भाई बैठे हैं, सबको हाथ जोड़ के आपका बालक, आपका बेटा, आपका भाई अपना हाथ जोड़ के राम राम करे हैं, और माताएं बहनों को भी राम राम करे हैं, और बड़े बुजुर्गों के पहला काम है। साथियों, एक बात पढ़ा करते कि जब किसी का उल्टा समय आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये बात सिर्फ सुना करते और पढ़ा करते, लेकिन आज बीजेपी की हालत देख कर लग रहा है कि ये बात बिल्कुल सही सुना करते जो हमारे बुजुर्ग लिख कर गए थे। आज बीजेपी और आरएसएस का उल्टा समय आ गया है, इसलिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी और सारे के सारे उल्टे के उल्टे काम करने लग रही है। सबसे पहले अब एक बात याद करो, हम कह रहे थे कि 26 नवंबर को शुरुआत में कहा था कि दिल्ली जाएंगे और अपना आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इन्होंने किसानों को रोकने का प्रयास किया, इन्होंने किसानों को दबाने का प्रयास किया, लेकिन ये किसान को जितना दबाने की कोशिश की गई, ये किसान उतना ही मजबूत हो गई, इनके सामने आया। उसके बाद अब देखो केरला गांव में सीएम सेक्टर ने पंचायत करने का प्रयास किया, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उसका हेलीपैड भी उखाड़ के फेंक दिया, उसका मंच भी उखाड़ के फेंक दिया। और जहां तक मेरी जानकारी है, आजादी के बाद शायद किसी चीफ मिनिस्टर की इतनी तगड़ी बेइज्जती हुई हो जितनी मनोहर लाल खट्टर की केरला गांव में हुई थी। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक बीजेपी के सांसद आए थे, किसानों ने उनका शांतिपूर्वक विरोध किया, तो शांतिपूर्वक विरोध करने वाले किसानों के ऊपर 200 FIR दर्ज करा दी गई। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के एक निर्दलीय विधायक जो किसान आंदोलन के अंदर गठबंधन से सहयोग कर रहे थे, उनके सभी घरों में रेड मारी जा रही है, उनके रिश्तेदारों में रेड मारी जा रही है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव पाजा एक गांव में घुस के किसानों के साथ गुंडागर्दी करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, लेकिन किसानों ने उनको गांव में घुसने दिया। आज इस पिल्लूखेड़ा की क्रांतिकारी ऐतिहासिक पंचायत से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि ये किसान न झुकेगा, न दबेगा, न डरेगा, न पीछे हटेगा, न बिकेगा। ये किसान दिल्ली के बॉर्डर पे जब उड़ जाएगा, जब नरेंद्र मोदी सरकार के कमंड को अपने जूतियों के नीचे रगड़ देगा, उसके बाद अपने गांव में उड़ जाएगा, उससे पहले उड़ना नहीं आएगा। जितना हमारे दबाने का प्रयास किया जाएगा, उतना ही मजबूत होकर सामने आएंगे। सरकार के पास सिर्फ 2 विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे, सरकार तीनों कानून उल्टे ले ले, सरकार एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दे, हम सरकार का धन्यवाद करेंगे और हाथ जोड़ के उठ आ जाएंगे। हमारी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी देश के खिलाफ काम करेगी, समाज के खिलाफ काम करेगी, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करेगी, किसानों और नौजवानों के खिलाफ काम करेगी, तो ये भारत का समाज अपनी पूरी ताकत लगा के ऐसी राजनीतिक पार्टियों की जड़ों को फेंकने का काम करेगा। ऐसी राजनीतिक पार्टियों को हिंदुस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा। साथियों, पंजाब के नेता बैठे हैं, हम ये बात मानते हैं कि पंजाब हमारा ताज है। पंजाब ने आंदोलन बहुत मजबूती से शुरू किया और उसके बाद पूरा हरियाणा भी खड़ा हो गया, लेकिन एक बात हरियाणवी होने के नाते मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि जब 26 तारीख को बीजेपी और आरएसएस द्वारा लाने के लिए एक साजिश रची गई और उसके बाद किसान कौम को बदनाम करने का प्रयास किया गया, तो किसान भाइयों में थोड़ी मायूसी आ गई थी। उसके बाद बीजेपी की साजिश यह थी कि हिंदू और सिखों का टकराव करा दिया जाए। ये इनकी साजिश थी। 27 तारीख को कुछ गाड़ियों का पथराव करवाया गया, किसान यूनियन की कुछ गाड़ियों को गुड़वाया गया बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने। 28 तारीख की रात को
जब गाजीपुर बॉर्डर में चौधरी राकेश टिकैत और सैकड़ों किसानों का अपमान करने का प्रयास किया गया योगी सरकार द्वारा, तो उसके बाद जब चौधरी राकेश टिकैत का एक भावुकता भरा संदेश आया, तो मैं ग्राम से एक कहना चाहता हूं कि रात 9 बजे 10 बजे 11 बजे 5 बजे हरियाणा के एक गांव में पंचायत हुई थी और उस दिन बहुत कोहरा था रात को, लेकिन उसके बावजूद अपने जान की परवाह न करते हुए हरियाणा के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, पूरे के पूरे परिवार दिल्ली के बॉर्डरों पे कूच कर गए थे और सरकार को यह समझ में आ गया, सरकार को यह समझ में आ गया कि बहुत मजबूत लोगों से पंगा ले लिया है, ये पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। और उसके बाद सरकार पीछे हट गई थी। इसीलिए हरियाणा के पूरे किसान माताएं बहनें बधाई के पात्र हैं। एक बार अपने लिए सभी हरियाणा के किसानों और माताओं बहनों के लिए जोरदार ताली बजा खबर यहाँ साथियों, एक बात आपको कहना चाहता हूँ आप कि जो मान सम्मान आपने दिया, मैं कोई नेता नहीं हूं, ना मैं कोई प्रधान हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। जो मान सम्मान आपने दिया, आपसे ये वादा करके जाते हैं कि इस मान सम्मान को 100 गुना करके अपनी झोली में लुटाया काम आपके वादा करेंगे। कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि आपका सिर शर्म में झुक गए। यदि आपके मान सम्मान के लिए हमें अपना सिर कटाना पड़ गया तो अपना सिर कटा लेंगे, लेकिन आपका मान सम्मान कम नहीं होते। एक अंतिम बात कहता हूं, समय का अभाव है, आदरणीय गुरनाम सिंह कटोरी जी को बोलना है और उसके बाद उनको आगे भी जाना है कई कार्यक्रम में बाहर। साथियों, ताऊ देवीलाल जी का नाम कलंकित करने वाले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी 3 दिन पहले बयान दिया। समर्थकों में उन्होंने कहा कि कहां 40 फरवरी के वैसे किसानों की जो बात किया करती, वो चर्चा क्या नहीं कर रही है। तो दुष्यंत चौटाला जी आपको एक खुली चुनौती देते हैं, हमारे सीनियर नेता मंच में बैठे हैं, इन बड़े नेताओं के सामने तो केंद्र सरकार के मंत्रियों अधिकारी तक बात नहीं कर पाते, तो आपकी औकात क्या है। इस 40 मेंबरी कमेटी का सबसे कम उम्र का और सबसे छोटा सदस्य होने के नाते मैं दुष्यंत चौटाला को चुनौती देता हूं कि दुष्यंत चौटाला, समय आप तय कर लो, जगह आप तय कर लो, तारीख आप तय कर लो, 3 काले कानूनों और एमएसपी गारंटी कानून पे हम आपके साथ खुली बहस करेंगे किसानों के सामने। यदि आप में दम है, यदि आप में दम है तो चुनौती स्वीकार करो। यदि किसान आपकी बात से सहमत होंगे तो हम पीछे हट जाएंगे, और यदि किसान हमारी बात से सहमत होकर हमारा समर्थन करते तो दुष्यंत चौटाला, यदि थोड़ी बहुत भी शर्म बच रही हो तो उप मुख्यमंत्री का पद छोड़कर सरकार पार्टी किसान के साथ बैठ रही हो। चुनौती स्वीकार है तो बात कर लियो। साथियों, एक एमएसपी गारंटी कानून में छोटी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा। बाकी गुरनाम जी है, रोहित सिंह मानता जी है, सारे कानूनों के बारे में सब कुछ आपसे विस्तार से बताया और बताएंगे। एक बात पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि प्रधानमंत्री जी एक बात बताओ, जब आप 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और आप कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो आपने एक रिपोर्ट भेजी थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। आपके साइन है उस रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर 3 बार में लिखा था कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। आपने खुद 2011 में बात कही थी, 2021 में किसान समाज भी यही बात कर रहा है, लेकिन आप अपने अन्य वादों की तरह इस वादे पर भी उतर गए, क्योंकि आपका शौक है कि आप वो प्रधानमंत्री बनना चाहो जिसने अपने कार्यकाल में सबसे अधिक झूठ बोली। बड़े दुख की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री इतनी झूठ बोलते हैं। साथियों, माताएं, बहनों, बुजुर्गों, यदि पिछले 17 सालों में भारत के किसानों को, यानी आप सब लोगों को, हमें सरकारों के वादे अनुसार यदि हमें उचित एमएसपी मिला होता तो हमें 45 लाख करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, जो हमें नहीं दिए गए। भारत के किसानों में टोटल कर्जा सिर्फ 10 लाख करोड़ का है। और यदि बात करें अंबानी की, तो अंबानी को भारत का सबसे अमीर आदमी कहा जाता है, लेकिन असल में वो
भारत का सबसे बड़ा कर्जदार है। जो बैंकों में आपकी मेहनत की खून पसीने की कमाई जो जमा है, उसमें से 2,88,000 करोड़ रुपया कर्जा मुकेश अंबानी के पास है। गौतम अडानी के पास 1,28,000 करोड़ का कर्जा, HDFC बैंक के पास 2,78,000 करोड़ का कर्जा। तो आपसे हम एक निवेदन करते हैं, यदि आगे से कोई भी मेरे किसान भाइयों आपसे ये बात कहे कि भाई आपने कर्जा लिया तो आप कर्जा देते क्यों नहीं, कई बार जब फसल खराब होने के कारण कर्जा नहीं चुका पाते तो बैंक हमारे पोस्टर बाहर लगा के हमारी खुलेआम बेइज्जती करते हैं। तो आप आके छाती ठोक के एक बात कही होगी मानसन है कि पहले हमारा 45 लाख करोड़ दिवा दो जो केंद्र सरकारों को बकाया है, उसके बाद 10 लाख करोड़ भी उल्टा दे देंगे। जब तक हमारा 45 लाख करोड़ नहीं मिलेगा हम एक भी पैसा सरकार का नहीं देंगे, एक भी पैसा खर्चा उल्टा नहीं देंगे। साथियों, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जो पूरा आंदोलन है, आंदोलन को 100% जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें जीतने को नहीं रोक सकती, लेकिन एक घटना इस आंदोलन के अंदर घटित होने लगी है जो मैं हर मंच पे साझा करता हूं, और वो घटना जो घटित हो रही है वो इन राजनेताओं के लिए बहुत बड़ी खतरे की घटती है। सभी धर्मों में हमारे 5-5 साल के बच्चों से लेकर 90-90 साल के बुजुर्ग और माताएं पहले पहुंच रहे हैं और सबकी जुबान पे से देख रहा है कि किसान एकता जिंदाबाद। अभी कुछ दिन पहले जब मैं अपने 6 साल के भतीजे से मिला तो मेरे भतीजे और उसके 6-7 साल के कुछ दोस्त एक खेल खेलने लग रहे थे। वो अपने छोटे-छोटे ट्रैक्टर लेकर खड़े थे, किसी के पास लकड़ी के ट्रैक्टर थे, किसी के पास प्लास्टिक के ट्रैक्टर थे, खिलौने, और आगे छोटी सी प्लास्टिक की दीवार बना रखी थी। वे अपने ट्रैक्टर में पीछे तले हुए थे और भगाकर उस दीवार पर मारे थे और वे ताली बजावे थे कि किसानों ने आगे बढ़कर दीवार तोड़ दी है। तो यह घटना इन राजनेताओं के लिए खतरे की घटती है, क्योंकि हमारे 6-6 साल के बच्चे आंदोलन लड़ना शुरू कर रहे हैं और अगले 100 सालों तक अब हमें इस बात का विश्वास हो गया कि अगले 100 सालों तक जो हमारी किसान कौम के नौजवान और बच्चे होंगे वो इन लुटेरे राजनेताओं में चैन की नींद नहीं लेने देंगे। जब भी ये गलत काम करेंगे तभी इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, अंत में 2 पंक्तियां जो किसानों में जागृति है, जो एक किसानों में जोश है, जज्बा है, उसके बारे में 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात में खत्म करूंगा। जो पूरा एक माहौल बना हुआ है, इस पूरे माहौल में किसी एक बहुत सम्मानित कवि ने कुछ पंक्तियां लिखी, मेरी पंक्तियां नहीं है, मैं आपके साथ साझा करूंगा। आहटें फिर से आने लगी है, आहटें फिर से आने लगी है, कोशिशें चुपकाने लगी है, कोई आवाज देने लगा है, चुप्पियां भी गुनगुनाने लगी है। कोई हलचल है समंदर के तल में, कोई हलचल है समंदर के तल में, ये बड़ी बड़ी कश्तियां भी डगमगाने लगी है। देखना एक दिन आंधी उठेगी, चीटियां घर बनाने लगी। मोदी साहब, ये किसानों की आंधी है। इस आंधी के सामने बड़े बड़े लोग बड़े बड़े तानाशाही दिख पाए तो आपकी तो औकात पे है। समय रहते सुधर जाओ, न तो इस किसानों की आंधी में आप भी बैठ जाओगे। अंत में नारे लगा दो और अपनी बात में खत्म करूंगा। नारे जोरदार लगाइयो और वही भाई नारे लगाओगा जिसकी रगों में किसान का खून होगा। तो इसलिए किसी भी भाई के हाथ नीचे नहीं रहने चाहिए, जोरदार नारे, ताकि दिल्ली में बैठे और खाना चाहूँ। जब कातिलों के मोहल्ले में काम ने लिया है, ये बीजेपी का राज है, तो झेलनी पड़ेगी। मंच में बैठे आज की सभा के नेतृत्व मंत्रियों बैठे प्रधानमंत्री मानना जी, जगविंदर कौर जी, आजाद पालवा जी जो हमारे जिला प्रधान हैं, जगदीश जयदीप सहल जी, स्वामी आर्यवेश जी, माननीय प्रेम जयलावा जी, अभिमन्यु भाव जी, मूर्ति जोगन जी, दिलबाग टुंडू जी जो भारत प्रधान है,
रावण कुंडू जी, बलराज गडोली जी, सुरेश जावनी जी, मनवीर देसवाल जी, अमिताभ जी, अमित कुंडू जी, तुषार अमित कुंडू जी, जी और मंच में बैठे सभी हमारे मामले सामने बैठे हमारे किसान भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी मातृशक्ति, हमारे आरती भाई, मंडी वाले सभी भाई, साथियों, टाइम बहुत हो गया, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, केवल 5 मिनट में बड़ी बात समाप्त करूंगा, इसलिए थोड़ा सा आराम से बैठ के सुन लें, क्योंकि पहले जागृति, फिर संगठन, फिर आंदोलन। हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं, हम कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंचना चाहिए था, ये जानना जरूरी है। ये जानोगे तो आंदोलन करोगे, जब अंदर से जानोगे तो आंदोलन करोगे। साथियों, हजारों कुर्बानियों के बाद जब देश आजाद कराया, उस वक्त हमारी उत्सव देश की मात्र व्यापार, लेकिन आज 71 साल की आबादी के बाद उत्सव खेती नहीं रही, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हो जाता है। साथियों, देश की आजादी के वक्त देश की कुल आमदन में हमारा हिस्सा 100 रुपए में 7 रुपए था, लेकिन आज 100 रुपए में खेती का हिस्सा मात्र 10 रुपए है। और नए कानून लागू होने के बाद पूरे देश की आमदन में खेती का हिस्सा रहेगा मात्र 6%। आपकी कंगाली का आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, जितने कर्जे में हमारे पिछले 20 साल में 3.5 से 4 लाख किसान बैंकों के परेशान किए आत्महत्या करते हैं, आज उतनी आमदन देश के एक पूंजीपति की है, एक साल की अकेले कमाई की देश के टोटल किसानों के टोटल कर्जे के बराबर है। देश के टोटल किसानों के टोटल कर्जे से 2 गुना पूंजीपतियों ने बैंकों का भार लिया है, जिसको एनपीए बोलते हैं। मैं हाल तो बता रहा हूँ कि आपको डरना क्यों जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। आप अस्पताल बता रहा हूँ जैसे कहा है, आप अपने घरों में क्यों सो रहे हैं, हम क्यों इस मैदान में नहीं कुछ पढ़ते, हम क्यों इन नीतिकारों को माला पहना रहे हैं, हम क्यों इन नीतिकारों का स्वागत कर रहे हैं, इन नीतिकारों को जिससे हम क्यों नहीं मानते। साथियों, आज 32 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? इस देश में एक भी पूंजीपति 20,000 50,000 करोड़ के कर्जे में फांसी ली हो तो बता दो, किसी को सजा हुई हो तो बता दो। अभी इनको समझ नहीं आया, अभी इन 3 नए कार्यक्रमों से पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा। बेचने वाले से बहुत मार्केट के लिए हमारे देश की सरकार WTO में शामिल हो गई है। जो रेट के होगा अमेरिका में होगा, वही रेट के होगा हिंदुस्तान में होगा। जो रेट मक्के का अमेरिका में होगा, कोई देश वही मक्के का रेट। और अगर ये रेट आपको मिलता है, देख लेना करना है कि नहीं। अगर वही रेट मिलता है तो 1500 रुपये आपकी गेहूं का, 1100 रुपये आपके मक्के का, 1100 रुपये आपके धान का, 4500 रुपये आपके कपास का, 3200 रुपये से 3500 रुपये के बीच आपकी सबको रेट मिलेगा अगर बदलाव की रेट करता है। और साथियों, इससे अगली क्रांति और आ रही है। आप 5 एकड़ की मालिक हो, अमेरिका में 5,000 10,000 एकड़ का मालिक है, केवल 5 मिनट के लिए बैठ जाए तो इससे ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट के लिए इससे ज्यादा नहीं। साथियों, जो अगली पॉलिसी आ रही है, जो अगली पॉलिसी है, अगली पॉलिसी से ना रहेगा 12 बजे की बात हुई। अगर यहाँ भी अगर अमेरिका की खेती का मुकाबला करना है तो यहाँ भी कई हजार एकड़ के प्लाट बनाने पड़ेंगे और वो पॉलिसी भी आनी है। कई हजार एकड़ के प्लाट होंगे और उसमें कंपनियां खेती करेंगी।
और जब कंपनियां खेती करेंगी तो फिर आप क्या करोगे? सवाल ये है, हमारे रोजगार का सवाल है। हमारा रोजगार बचेगा तो कैसे? हमारे पास दो चीज है, एक है हमारी खेती, दूसरा है हमारी मजदूरी। आज खेती का हाल ये है कि जिन सही फसलों का सरकार एमएसपी तय करती है, कम से कम न्यूनतम अगर वो न्यूनतम हमें मिलता है तो हमें मिलना चाहिए 17 लाख करोड़ एक साल में। आज मिल रहा है करीब 13 लाख करोड़ एक साल में, यानी 4 लाख करोड़ का हर साल घाटा। ये हमारी लड़ाई है, तो 4 लाख पूरा हमें मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? हमारा अधिकार है कि नहीं? जब हमारा अधिकार है तो बिना मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। मांगे से काम नहीं मिलते, ये तो छीनने पड़ते हैं। 4 लाख करोड़ पर साल लूट रहे हैं, हमारा हक जो है रिकॉर्ड है। दूसरी है हमारी मजदूरी। आज जो आपके पढ़े लिखे बच्चे बहुत से बैठे होंगे यहाँ, कहीं मजदूरी करने जाते हैं ना, छोटी कंपनियों में, छोटे उद्योगों में 6,000 7,000 ये मजदूरी है, और अनस्किल्ड का रेट भी 9,500 है। यानी मजदूरी भी 1/3 कम, और फसल का रेट भी हमें न्यूनतम से भी 25% कम हमारे जेब में जा रहा है। तो ये लड़ाई है, और अब जो नए कानून बना दिए इससे ये भी नहीं बचेगा। रिपोर्ट आ गई है, शांता कुमार कमेटी ने हरियाणा और पंजाब से धान और गेहूं की खरीद को बंद करने का जो रिपोर्ट है वो दे दीजिए। साथियों, अब सवाल है कि आपको लड़ना पड़ेगा, आंदोलन तब तक चलाना पड़ेगा जब तक हम ये आंदोलन जीत नहीं जाते, जब तक हमारी बात मान नहीं जाती। उसके लिए मैं 2-3 आपको बातें बताना चाहूंगा जो आंदोलन में सहयोगी हैं। नंबर 1, हम आंदोलन करने के लिए टिप्पणी में गए, लड़ मारे गए। आपके यहाँ से बहुत लोग गए थे, सिर पार की गई, हड्डियां तोड़ दी गई, हमें रैली करने का अधिकार था। हम दिल्ली में रैली करना चाहते थे, जंतर मंतर की इजाजत मांगी नहीं दी, दिल्ली में गए, रास्ते में 5 बैरिकेड थे हमारे जिले के दिल्ली तक। 5 जगह पे लड़ मारे गए, लड़ मारे गए, पानी के फुहारे मारे गए, गैस मारी गई, मुकदमे बढ़ाए गए। आज 30-35 मुकदमे 307 के दर्ज कर चुके हैं अभी तक। साथियों, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हमारा अधिकार है, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। साथियों, शांति जरूर चाहिए हमें। हमारा झगड़ा किसी पुलिस से नहीं है, हमारा झगड़ा किसी अधिकारियों से नहीं है, लेकिन जब हमें दिल्ली में नहीं घुसने देते, जब हमें पिपली में रैली नहीं करने देते, अगर ये बीजेपी के नेता आपके गांव में आके पंचायत करें, अगर ये बीजेपी के नेता आगे कहीं पे रैली करें, कहीं पे प्रोग्राम करें, तो इनकी तसल्ली कर लेनी है, मत करने के लिए। साथियों, जो इस धर्म युद्ध में साथ ना दे, ये धर्म युद्ध है, ये उन गरीबों के लिए भी है जिनको सब कुछ लेके खाना है। हमारे से कम भाव पे खरीदेंगे और खाने वाले को ज्यादा से ज्यादा भाव पे बेचेंगे। ये मजदूरों का भी, ये दुकान वालों का भी, इससे आपके पूरी रात बंद होने वाली है। ये सबका आंदोलन है, सबको साथ में आना चाहिए। साथियों, जो आदमी इस धर्म युद्ध में साथ ना दे और वो कल किसी इलेक्शन में खड़ जाए, चाहे एमपीए में खड़ जाए, चाहे एमपीए में खड़ जाए, उसको वो मत देना, चाहे कागज को दे देना। साथियों, तीसरा चीज अडानी और एक मोदी का बहुत चिंतक है बाबा रामदेव, अब तो उसको बाबा रामदेव कहते हैं। इनके सामान का बहिष्कार करना है, इनका सामान मत खरीदना बाजार से, चाहे किसी को खरीदना। साथियों, हमारे ऊपर बहुत से अत्याचार जैसे जी बता के हटे हैं, किसी को सस्पेंड करते, किसी को डिसमिस करते हैं, आप छापे मारते हैं। अब राजपूत जी के यहाँ 95 से 90 साल का बुजुर्ग कोई
बाहर नहीं निकलने दिया, उनको जन्नत दिलवा दिए गए। साथियों, हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं प्रताड़ना का। प्रताड़ना के साथ है और जिस तरीके पर भी सरकार की आरती करेगी करेंगे, क्या होगा नहीं हर आदमी के साथ करेंगे, जिसके साथ भी ये पुलिस यहाँ की सरकार बन जाएगी करेगी बर्दाश्त। साथियों, मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी ना करता, बस आप देखना चाहूंगा, आप हर गांव में कमेटी बनाए और हर गांव में कमेटी बनाने के बाद आपने कुछ स्टेशन बनाने से भी कर दोगी और सभी धर्मों पे आप लोग स्टेशन भाई जाते रहे तो पूरी शादी खाने के टाइम में भी ये करना पड़ेगा। हमें फसल की संभालनी है, जो भाई वहां हो उनकी फसल पीछे दूसरे लोग संभाले और फसल करने के वहां पे जाते रहे। तो साथियों, इसी के साथ ही मैं आज 3-4 अपने पदाधिकारियों की यहाँ पे घोषणा करूंगा, जिनमें बगरा टेक्नोलॉजी जी है, जिनको युवा उपप्रधान बना रहे हैं जिले का, दिनेश जामनी जी है, जिनको ब्लॉक प्रधान जयदीप चहल जी, दुराना ब्लॉक के प्रधान, ये आज यहाँ पे हमें पद दिए गए हैं। मंजूर आप सभी को इनका साथ भी देना है आप लोगों ने, और आपने हमारी बात सुनी, आपने टाइम दिया, आप इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, आप सबका